अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नेटो देशों को सख्त चेतावनी दे दी है। बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने कहा कि वो याद रखेंगे कि कौन कौन से देश इस अहम ऑयल चोक पॉइंट को सुरक्षित रखने के लिए आगे आते हैं और कौन कौन से देश आगे नहीं आते। 16 मार्च 2026 को एयरफोर्स वन में रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम हमेशा नेटो के साथ खड़े रहते हैं, हम यूक्रेन में उनकी मदद कर रहे हैं, हमारे और उनके बीच एक ओशन है, इसका सीधा असर हम पर नहीं पड़ता, फिर भी हमने मदद की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा देश इस रिलेटिवली माइनर अंडरटेकिंग में हमारी मदद नहीं करता, जिसका मकसद सिर्फ स्ट्रेट को खुला रखना है। ट्रंप ने कहा था कि अगर नेटो देश ईरान के खिलाफ अमेरिकी कोशिशों का साथ नहीं देते तो अलायंस का फ्यूचर वेरी बैड हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकरा सी रूट है, जहां से दुनिया के लगभग 20% ग्लोबल ऑयल शिपमेंट्स गुजरते हैं। इसी वजह से ये क्षेत्र एक बड़ा जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट माना जाता है। मार्च 2026 तक आते आते ईरान ने यूएस और इजराइल के साथ चल रहे तीसरे हफ्ते के कॉन्फ्लिक्ट के बीच यहां शिपिंग पर कड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ईरान ड्रोन्स, नेवल माइंस, मिसाइल्स और मिलिट्री थ्रेट्स के जरिए कमर्शियल शिपिंग को चोक करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी का 100% हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि शोरलाइन से टैंकर्स पर हमले जैसे रेजिडुअल थ्रेट्स अभी भी मौजूद हैं। इस तनाव का असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी दिखने लगा है। दुबई एयरपोर्ट तक को आसपास लगी आग की वजह से ऑपरेशंस रोकने पड़े हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी कमांडर अली रेजा का कहना है कि स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है। उनके मुताबिक न्यूट्रल शिपिंग को गुजरने दिया जा रहा है, लेकिन एनिमीज के टैंकर्स और शिप्स को बिल्कुल भी नहीं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने भी ये बात कही और कहा कि पूरी तरह ब्लॉकेड नहीं है, कंट्रोल्ड एक्सेस है। लेकिन इस डिसरप्शन की वजह से एनर्जी प्राइसेस तेजी से बढ़ गई हैं और इसका सबसे ज्यादा असर जापान, साउथ कोरिया, चीन और यूरोप जैसे बड़े इंपोर्टर्स पर पड़ा है। ट्रंप ने 14 मार्च को ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देशों से अपील की थी कि वो अपने वॉरशिप्स भेजें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए नेवल कोलिशन बनाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि जो देश इसमें हिस्सा लेंगे उन्हें अमेरिका पूरी तरह बैक करेगा। इसके बाद ट्रंप ने 7 देशों से सीधे संपर्क भी किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बहुत से देश इस कोलिशन में शामिल होंगे। एयरफोर्स वन में बातचीत के दौरान उन्होंने इसे सेल्फ इंटरेस्ट का मामला बताया। उन्होंने कहा, मैं इन देशों से कह रहा हूं कि वो आगे आएं और अपनी टेरिटरी की रक्षा करें, क्योंकि यही वो जगह है जहां से उन्हें एनर्जी मिलती है। ये दबाव उस समय बढ़ा है जब अमेरिका तेहरान, हमादान और इस्फहान जैसे शहरों में ईरानियन मिलिट्री साइट्स पर स्ट्राइक्स कर रहा है और इजराइल भी काउंटर अटैक्स में शामिल है। ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के साथ कुछ बातचीत चल रही है, लेकिन तेहरान अभी युद्ध खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने भी कहा है कि एलाइज के साथ लगातार बातचीत हो रही है और उन्हें उम्मीद है कि चीन भी कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते एक मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन की घोषणा करना चाहते हैं। हालांकि कई प्रमुख एलाइज ने फिलहाल इस प्रस्ताव पर ठंडा रुख दिखाया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा है कि फिलहाल उनके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स भेजने की कोई योजना नहीं है। टोक्यो ने डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स का हवाला दिया, जबकि कैनबेरा ने इंडो पैसिफिक रीजन पर अपना फोकस बनाए रखने की बात कह दी। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंशियल ऑफिस ने कहा कि वो इस प्रस्ताव की थोरो रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी कोई कमिटमेंट नहीं दिखाया। यूनाइटेड किंगडम ने भी कहा कि वो ऑप्शंस पर इंटेंसिवली विचार कर रहा है, लेकिन अभी वेसल्स भेजने का वादा नहीं किया। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर जोआन ने रेड सी एस्कॉर्ट मिशंस का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे ऑपरेशंस इफेक्टिव नहीं रहे हैं, जिससे स्केप्टिसिज्म साफ दिखाई देता है। चाइना ने ट्रंप की अपील पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी ही नहीं है। ईयू फॉरेन मिनिस्टर्स ने 16 मार्च को मिडिल ईस्ट में चल रहे एक छोटे नेवल मिशन को मजबूत करने पर चर्चा की, लेकिन उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। अभी तक किसी भी देश ने सार्वजनिक रूप से वॉरशिप्स भेजने का वादा नहीं किया, जिससे ट्रंप की अपील फिलहाल डेफ ईयर्स पर पड़ती दिखाई दे रही है। ट्रंप का वी विल रिमेंबर वाला बयान नेटो एलाइज के साथ बर्डन शेयरिंग को लेकर उनकी पुरानी नाराजगी को फिर से सामने लाता है। फाइनेंशियल टाइम्स इंटरव्यू में उन्होंने
हॉर्मुज़ क्राइसिस को नेटो के यूक्रेन सपोर्ट से जोड़ दिया और कहा कि अगर अमेरिका उनकी मदद करता है तो उन्हें भी अमेरिका की मदद करनी चाहिए। ट्रंप पहले भी अपने फर्स्ट टर्म में नेटो से ये कुछ कह चुके हैं कि अगर मेंबर कंट्रीज डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट्स पूरे नहीं करते तो अमेरिका अलायंस से अपना सपोर्ट कम कर सकता है। अगर ट्रंप के मुताबिक नेटो का फ्यूचर वेरी बैड होता है तो इसका मतलब हो सकता है कि अमेरिका यूरोप में अपने ट्रूप्स कम कर दे, इंटेलिजेंस शेयरिंग घटा दे या फिर मिलिट्री कमिटमेंट्स सीमित कर दे। इतिहास बताता है कि ट्रंप ऐसे अल्टीमेटम्स का इस्तेमाल डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए करते रहे हैं। 2018 के बाद कई नेटो देशों ने अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाकर जीडीपी के करीब 2% तक पहुंचाया। तो क्या-क्या एक्शंस ले सकते हैं ट्रंप? अगर एलाइज मदद करने से इनकार करते हैं तो ट्रंप कई कदम उठा सकते हैं। पहला विकल्प है यूनिलैटरल मिलिट्री एस्केलेशन। अमेरिका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन को डिप्लॉय कर सकता है, जो माइंड स्वीपिंग, ड्रोन इंटरसेप्शन और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड एसेट्स पर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं, लेकिन इन्हें फुल स्केल हॉर्मुज़ पेट्रोल्स तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, इकोनॉमिक प्रेशर। ट्रंप उन देशों पर टारगेटेड टैरिफ्स लगा सकते हैं जो कोऑपरेशन नहीं करते। ये कदम उनके चीन ट्रेड वॉर जैसा हो सकता है। जापान और साउथ कोरिया जैसे ऑयल डिपेंडेंट देश इस स्थिति में खास तौर पर वल्नरेबल हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है नेटो पर दबाव बढ़ाना। अमेरिका यूक्रेन एड रोक सकता है, जबकि कुल मिलिट्री पैकेजेस का लगभग 60% हिस्सा अमेरिका ही देता है। इसके अलावा आर्टिकल 5 रीइंफोर्समेंट्स को धीमा करना या लेगिंग एलाइज को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना भी एक तरीका हो सकता है। एक और रास्ता है डील मेकिंग का। ट्रंप कंप्लायंट एलाइसेस को इंसेंटिव्स दे सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स या F-35 फाइटर जेट्स की सेल्स। घरेलू स्तर पर वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से ऑयल रिलीज करने के लिए इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि फ्यूल प्राइसेस को नियंत्रित किया जा सके। क्रिटिक्स का कहना है कि अगर अमेरिका अकेले मिलिट्री एक्शन बढ़ाता है तो इसे वाइडर रीजनल वॉर का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि ट्रंप के समर्थक इसे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का मजबूत उदाहरण मानते हैं। मिड टर्म इलेक्शंस के करीब आते समय अगर ये स्ट्रैटेजी सफल होती है तो ट्रंप की स्ट्रॉन्ग लीडर वाली इमेज और भी मजबूत हो सकती है, लेकिन असफलता की स्थिति में आइसोलेशनिस्ट बैकलैश भी बढ़ सकता है। तो कोalition अगर बनी तो क्या होगा? कुछ एनालिस्ट का मानना है कि अगर नेवल कोalition बनती है तो शॉर्ट टर्म में ईरान को डेटरेंस मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए डिप्लोमेसी जरूरी होगी। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो याद रखेंगे कि इस संकट में कौन-कौन देश अमेरिका के साथ खड़े हैं, यानी 32 देशों के खिलाफ एक तरह की जंग का हिंट तो दे ही दिया है ट्रंप ने। यही बात आने वाले वर्षों में ग्लोबल अलायंसेस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की दिशा जरूर तय करेंगे। ये है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।